अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू, हाउस एवरीवन। आप सब लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं? अच्छा, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ कि हम डिस्कोर्स एनालिसिस को इन डिटेल स्टडी कर रहे हैं और डिस्कोर्स एनालिसिस बाय ब्रेन पेल्ट्रिज की बुक जो है, इसको हम इंशाल्लाह लेके चलेंगे और इसका चैप्टर 1, इसका आज थर्ड लेक्चर है, थर्ड वीडियो लेक्चर हम बना रहे हैं। तो आप इस लेक्चर में क्या क्या चीज़ें सीखने वाले हैं मैं बताता चलूँ। आप डिस्कोर्स एंड सोशल आइडेंटिटी के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे कि जो लैंग्वेज के थ्रू सोशली आप ख़ुद को आइडेंटिफाई कैसे करवाते हैं, अपनी आइडेंटिटी कैसे बनाते हैं और मनवाते हैं। डिस्कोर्स एंड परफॉर्मेंस, जो डिस्कोर्स है, जो टेक्स्ट या स्पोकन लैंग्वेज होती है, उससे आप डिफरेंट फंक्शंस, ऑथोरिटेटिव फंक्शंस कैसे परफॉर्म कर रहे होते हैं। And you will also learn the concept of intertextuality in discourse. Intertextuality means to refer other texts in a single text in a specific text and explain something. You refer to other text or you use the material from the other text to improve the credibility of your own text. So it happens. So intertextuality is, you can also call it connectivity between text, interconnectivity between text. So it happens like that. तो आप अपने ही टेक्स्ट के अंदर दूसरे टेक्स्ट का हवाला देते हैं और अपने टेक्स्ट को जो ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिबल बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। डिस्कोर्स में ये कॉन्सेप्ट भी है और इसको भी हम स्टडी करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम डिस्कोर्स एंड सोशल आइडेंटिटी को देखते जाते हैं। When we speak or write, we use more than just languages to display who we are. अच्छा, अब लैंग्वेज का जो इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, डिस्कोर्स जो है ना, एक बहुत ब्रॉडर अम्ब्रेला है। डिस्कोर्स को आप ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर से रिलेट नहीं कर सकते, बल्कि ये सेंटेंस का मीनिंग बियॉन्ड सेंटेंस उसको जाके देखती है। डिस्कोर्स टेक्स्ट के मीनिंग को बियॉन्ड सेंटेंस जाके स्टडी करने की कोशिश करती है, जिसके अंदर जो है लिंग्विस्टिक्स के अलावा भी कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, जैसे कि हमारे जेस्चर्स हैं, हमारे बिलीव्स हैं, हमारे एटीट्यूड हैं, हमारी थिंकिंग कैपेसिटी है, हम किस तरह से सोचते हैं, बिहेव करते हैं, वो सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और ये सब चीज़ें मिल के हमारी सोशल आइडेंटिटी को डिक्लेयर कर रही होती हैं। हाँ, नो डाउट, लैंग्वेज का यूज़, हम कैसे लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, कैसे हम सेंटेंसेस को अरेंज कर रहे होते हैं, वो हमारी सोशल आइडेंटिटी को बनाने में एक बहुत अहम किरदार अदा ज़रूर करता है। लेकिन इसके साथ साथ हमारा ओवरऑल एटीट्यूड, हमारा बॉडी लैंग्वेज, हमारे जेस्चर्स, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं। अदर फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस दिस इंक्लूड द वेज वी थिंक, the attitudes we display, and the things we value, feel, and believe. So not only the language but our attitudes, our behaviors, the way we speak, it all explains who we are. It all, all of these things tells our identity or make our identity. As G argues, the ways we make visible and recognizable who we are and what we are doing always involves more than just a language. So G is saying here that not only the language that makes the social identity, there are a lot of other things like how we behave, how we talk, our body language, our gestures, all of these things are all together make our social identity. तो लैंग्वेज के अलावा हमारी ये सब चीज़ें भी काउंट हो रही होती हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, द प्रिंसेस ऑफ वेल्स जो है, मिसाल के तौर पर उसको पता है कि पैनोरामा में इंटरव्यू देते हुए कौन सी बात करनी है और कौन सी बात नहीं करनी और किस टाइम पे कौन सी बात करनी है। उसको सिर्फ यही नहीं पता, बल्कि उसको ये भी पता है कि किस तरह के कपड़े पहनने हैं, किस तरह की बॉडी लैंग्वेज देनी है और क्या इफ़ेक्ट हमने अपनी लैंग्वेज से लेना है, किस तरह के वैल्यूज़, एटीट्यूड्स और इमोशंस वहाँ पर पोर्ट्रे करने हैं और किस तरह के नहीं पोर्ट्रे करने हैं, और पब्लिक मीडियम के अंदर अपनी प्राइवेट लाइफ को किस तरह से मैंने रिवील करना है, मैंने बताना है। इसी तरह ओवरऑल आप ब्रिटिश रॉयल फैमिली को देख लें, उनकी ड्रेसिंग को देख लें, उनके जेस्चर्स, उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से वो बात कर रहे होते हैं, जिस तरह से क्वीन का एक एटीट्यूड ओवरऑल होता है या प्रिंस चार्ल्स का होता है, बाकी केट मिडल्टन उनकी अलग से एक है, और यानी इनकी ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफाइंड होती है, किस तरह से इन्होंने बोलना है, क्या बात कहनी है, क्या बात नहीं कहनी है। जैसे हम डियाना के बारे में जानते हैं कि उनका डिस्कोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता था, जिस तरह से उन्होंने पोर्ट्रे किया रॉयल फैमिली को कि बहुत ज़्यादा क्रूअल हैं या इनके अंदर बहुत ज़्यादा रूल्स के थ्रू चला जाता है या डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है या इतना
सब चीज़ें डिस्कोर्स के थ्रू ही हुई। उन्होंने अपनी बॉडी लैंग्वेज और अपनी डिस्कोर्स के थ्रू ही ये एक सोशल आइडेंटिटी पैदा कर दी थी और उन लोगों को सोशली आइडेंटिफाई करा दिया कि ये ऐसे लोग हैं जिसका असर अभी तक कई साल हो गए हैं नहीं किया। जिस तरह से उन्होंने अब लैंग्वेज के थ्रू अपनी सोशल आइडेंटिटी क्रिएट की, ख़ुद को मजलूम साबित किया या ख़ुद को ये साबित किया कि वो इनकी वजह से एक डिप्रेशन के स्टेट में चली गई हैं, और उन्हें जिस तरह से नेगेटिव और विलन पोर्ट्रे किया, वो डिस्कोर्स और वो सोशल आइडेंटिटी अब तक रॉयल फैमिली के साथ जुड़ी हुई है और वो उसको ख़त्म नहीं कर सके पूरी तरह। ठीक है, तो इट हैपन्स विद द लैंग्वेज, विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज ऑल ऑफ दीज सोशल आइडेंटिटीज़ आर क्रिएटेड। अगर एक सोशल आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में भी इसी तरह से अगर हम डिस्कोर्स में देखते हैं कि इमरान खान को एक इमेच्योर पॉलिटिशियन डिस्कोर्स के थ्रू जो है डिजिटल मीडिया पर, टेलीविज़न पर, सोशल मीडिया पर ये पोर्ट्रे, बाकी जितने भी सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने ये पोर्ट्रे करवाते रहे हैं और उन्होंने एक सोशल आइडेंटिटी क्रिएट कर दी थी कि ही इज़ अ इमेच्योर और एमेच्योर पॉलिटिशियन, और इसको बस शौक है और ये इमेच्योर है और व्हाटसोएवर वो एक प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो हमारी डिबेट नहीं है। द पॉइंट इज़ कि वो एक सोशल आइडेंटिटी क्रिएट कर दी जाती है। ऐसे ही नून लीग के बारे में एक सोशल आइडेंटिटी क्रिएट कर दी गई है कि ये चोर हैं, जहाँ पे उन्होंने नहीं भी चोरी की होगी तो चोर वही कहलाएंगे। ठीक है, डिस्कोर्स इसी तरह जरदारी की एक सोशल आइडेंटिटी है कि वो बहुत बड़ा बदमाश है या कुछ गुन्ना है, अंदर ही अंदर पॉलिटिक्स का बहुत बड़ा एक मास्टर है। यानी एक आइडेंटिटी लैंग्वेज के थ्रू ही क्रिएट की गई है। डिस्कोर्स एंड परफॉर्मेंस, अब डिस्कोर्स जो है वो सिर्फ यही नहीं है कि वो सिर्फ इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बल्कि उससे बहुत से फंक्शंस, अथॉरिटेटिव फंक्शंस भी लिए जाते हैं। मिसाल के तौर पर जी ये बात को एक्सप्लेन करता है, अ डिस्कोर्स इज़ अ डांस दैट एग्जिस्ट इन द एब्स्ट्रैक्ट एज अ, वो ये कहता है बुनियादी तौर पर, वह कहता है कि जो डिस्कोर्स है, जो हम डिस्कोर्स क्रिएट करते हैं वो एक डांस की तरह है जिसके अंदर अल्फाज, हमारे जज्बात, हमारे बिलीव्स, हमारे टूल्स, ऑब्जेक्ट्स, बाकी वक्त की कदर, ये तमाम चीज़ें डांस कर रही होती हैं, एक मोशन में होती हैं। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन में होती हैं। लाइक अ डांस द परफॉर्मेंस हियर एंड नाउ इज़ नेवर एग्जैक्टली द सेम, और हर दफ़ा डिस्कोर्स सेम नहीं होता, जैसे डांस हमेशा सेम नहीं होता। It all comes down often to what the matters of dance will allow to recognize or will be forced to recognize as possible as in instantiation of the dance। तो जिस तरह से फोर्स किया जाता है डिस्कोर्स क्रिएट करने को, उस तरह से डिस्कोर्स क्रिएट किया जाता है और डिस्कोर्स को डिफरेंट फंक्शन। अब परफॉर्मेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या है, ये बेसिक चीज़ यहाँ पर समझने वाली है। परफॉर्मेटिव एक्ट्स आर टाइप ऑफ अथॉरिटेटिव स्पीच। परफॉर्मेटिव एक्ट क्या होते हैं? अथॉरिटेटिव स्पीच होती है। मसलन एक बाप है, वो अपने बेटे को कहता है मुझे पानी पिलाओ, तो ये एक परफॉर्मेटिव एलिमेंट है उसकी डिस्कोर्स का कि उसको फ़ौरन से बेटा पानी पिला देगा, बिकॉज वो अथॉरिटेटिव पोजीशन पर है। ठीक है, दिस कैन ओनली हैपन एंड बी इन्फोर्स थ्रू द लॉ। ठीक है, और नॉर्म्स। अब जो बेटे ने कहा है वो नॉर्म्स हैं कि बेटे को कुछ कहा जाए तो बाप का काम उसको करना ही करना है, एक नॉर्म बन जाती है। और लॉ क्या है? जब जज कोई फैसला सुना देता है और उस पर अमल होता है तो वो परफॉर्मेटिविटी है। मिसाल के तौर पर वो कैद का हुक्म दे देता है, वो सजाए मौत का हुक्म दे देता है, उसकी एक स्टेटमेंट, उसकी बोले जाने वाली चीज़ को कैरी आउट किया जाना ही जाना है। वो सर्टेन लेवल ऑफ पावर रखता है और एग्जिबिट और सर्टेन एक्शन परफॉर्म होता है उससे। ये लैंग्वेज के अंदर परफॉर्मेटिविटी का, डिस्कोर्स के अंदर परफॉर्मेटिविटी का सिंपल कॉन्सेप्ट है कि कुछ कहो और वो हो जाए। ठीक है, यानी कि वो एक उसके अंदर एक्शन परफॉर्म करने की आपकी डिस्कोर्स के अंदर सलाहियत होती है। एग्जाम्पल्स ऑफ दीज टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स आर डिक्लेरेशन ऑफ ओनरशिप। ओनरशिप भी जब चेंज की जाती है तो बोला ही जाता है ना, टेक्सचुअली तौर पर लिखा ही जाता है ना कि मैं ये ज़मीन उसामा ताहिर से तलहा ताहिर को दे रहा हूँ। ठीक है, बैप्टिज़म किसी को क्रिश्चियनिटी की तरफ लाया जाता है या किसी को मुसलमान भी किया जाता है, तो वह लैंग्वेज के थ्रू ही एक एक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। इनाग्रेशन में भी यही होता है। लीगल सेंटेंसेज यानी अदालत में जो फैसले होते हैं वो सब भी इसी तरह से होते हैं। समथिंग दैट इज़ की टू परफॉर्मेटिविटी इज़ रेपिटिशन। रिपीट किया जाता है उस चीज़ को और वो काम हो जाता है, यानी उसमें पावर एग्जर्ट की जाती है। एग्जाम्पल, जिस तरह मियाँ बीवी भी आपस में जो है आई बोला जाता है कि आई प्रॉमिस एंड आई नाउ प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ। वंस आई हैव सेड आई प्रॉमिस आई हैव कमिटेड माई सेल्फ टू डूइंग समथिंग, और में हस्बैंड और वाइफ वो बन जाते हैं। इसकी वजह क्या है कि वो लैंग्वेज के अंदर परफॉर्मेटिविटी का एलिमेंट है। अब मैं पूरी लाइन नहीं पढ़ रहा होता, समटाइम्स तो आप वीडियो को पॉज करके इन लाइन्स को पढ़ सकते हैं, बिकॉज मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ और उनके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी मिसिंग नहीं छोड़ रहा होता। तो
यानी सोशल वर्ल्ड इनटू बीइंग, सोशल रियलिटी को रियलिटी के अंदर लेके आया जाता है, किसी भी सोशल चीज़ को इनटू बीइंग के वो हस्बैंड और वाइफ बन गए, उनका उसने कहा और वो बन गए, यानी एक्शन परफॉर्म हो गया। इंटरटेक्चुअलिटी और डिस्कोर्स को समझ लेते हैं क्या होता है। बुनियादी तौर पर इंटरटेक्चुअलिटी से मुराद ये है कि एक टेक्स्ट के अंदर दूसरे टेक्स्ट को यूज़ किया जाना, उसका हवाला देना और उनका आपस में जो कनेक्शन क्रिएट हो जाता है, इंटरकनेक्टिविटी ऑफ टेक्स्ट इज़ कॉल्ड इंटरटेक्चुअलिटी। और कोई भी टेक्स्ट हो, वेदर स्पोकन हो, रिटन हो, मेक देयर मीनिंग अगेंस्ट द बैकग्राउंड ऑफ अदर टेक्स्ट। यानी मिसाल के तौर पर पुराने टेक्स्ट से, पुरानी बुक से हवाले लिए जाते हैं रिटन डिस्कोर्स के अंदर, स्पोकन के अंदर भी इवन, एंड थिंग्स दैट हैव बीन सेड ऑन अदर ओकेजन। मिसाल के तौर पर एक मौलवी डिस्कोर्स क्रिएट कर रहा है, एक आलिम जो डिस्कोर्स क्रिएट कर रहा है और वो पीछे हवाले कुरान के देता है, हदीस के देता है, तो उसके डिस्कोर्स, उसकी स्पोकन जो लैंग्वेज है उसके साथ इंटरटेक्चुअली रिलेट किसे किया जा रहा है, कुरान और हदीस को। बिकॉज वो बैकग्राउंड पे अगर वो चीज़ें नहीं देगा तो उसका डिस्कोर्स कोई मायने नहीं रखता। तो इससे ये बात समझ में आती है कि हम अपने टेक्स्ट को वैलिडेट करवाने के लिए दूसरे टेक्स्ट का सहारा लेते हैं, दूसरे डिस्कोर्स का सहारा ले रहे होते हैं। टेक्स्ट में मोर और लेस इम्प्लिसिटली और एक्सप्लिसिटली, साइड समटाइम्स इम्प्लिसिटली भी किया जाता है साइड। जैसे अल्लाह ताला को जो है तकवा करने वाले लोग पसंद हैं। अब ये इम्प्लिसिटली किसी हदीस या आयत को इम्प्लिसिटली कोट किया जा रहा है, लेकिन ओपनली या एक्सप्लिसिटली नहीं बताया जा रहा, या इस तरह से इम्प्लिसिटली भी चीज़ों को बताया जाता है। कुछ चीज़ें नॉर्म बन जाती हैं, ठीक है। सच बोलना चाहिए, ऑब्वियसली किसी न किसी टेक्स्ट में है, किसी ने तो पहली दफ़ा ये बात की होगी ना, तो इम्प्लिसिटली हम उसको स्टेट कर रहे होते हैं और एक्सप्लिसिटली भी कर रहे होते हैं या एलूड कर रहे होते हैं। यानी ज़्यादा तुम रोमियो ना बनो, एक इंटरटेक्चुअलिटी है कि रोमियो से क्या मुराद है कि दुखी आत्मा ना बनो और जो है मोहब्बत में ना डूब जाओ। वी दस मेक सेंस ऑफ एवरी वर्ड, एवरी अटरेंस और एक्ट अगेंस्ट द बैकग्राउंड। हमें बैकग्राउंड चाहिए ही चाहिए होता है। एक राइटर को बैकग्राउंड क्रिएट किए बिना मज़ा नहीं आता, ना रीडर को समझ में आती है। ऑल टेक्स्ट आर दस इन इंटरटेक्चुअल रिलेशनशिप विद अदर टेक्स्ट as Beserman argues, we create our text out of the sea of formal text that surround us। यानी एक सी है हमारे पास, समंदर है, और उससे हम जो है फॉर्मल टेक्स्ट को यूज़ करते हुए एक न्यू टेक्स्ट बना रहे होते हैं। एज वी अंडरस्टैंड द टेक्स्ट ऑफ अदर्स विद इन दैट सी, ठीक है, विद इन दैट सेम सी। तो ये बैकग्राउंड क्रिएशन के लिए इंटरटेक्चुअलिटी यानी एक ब्रॉडर अम्ब्रेला है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ इसकी बेसिक्स ही समझाना थी। सो आपको कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।